अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपके सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। और उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तज्ज़ियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे इब्राहिम रिंद, उनसे भी हम जानेंगे। इब्राहिम, आपका भी शुक्रिया। और जबकि पेशावर से हमें रहम खान ज्वाइन करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम कुछ तज़किरा करेंगे। सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। एक फ़ाइल गुम हो गई है और मलिक मोहम्मद खान ने गडानी फ़िश हार्बर से ज़मीन ख़रीदी थी पीटीडीसी से, लेकिन ये कब्ज़ा आज तक उन्हें नहीं मिला है और उसके बाद ये फ़ाइल कहीं खो गई है। कहाँ खोई है, ये हम इकराम होती साहब से जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ 35 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल का मामला है, जिसमें सिंध की निगरां हुकूमत ने सिंध की सियासी अशराफिया को बचाने की कोशिश की है। आज इस केस की समाअत भी हैं, ये सोहेल भट्टी साहब से हम जानना चाहेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की नागुफ्ता बे सूरत हाल अंदर की कहानी क्या है, इकराम होती साहब बताएंगे। पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम LNG टर्मिनल की दरामद पर आए टैक्स अदा करने से एक मरतबा फिर से मुकर गई। आखिर वजह क्या है, किसका आशीर्वाद है इस कंपनी की मैनेजमेंट को, और ये टैक्स क्यों नहीं अदा कर रहे, भट्टी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। पीटीडीसी के बाद पीएमडीसी के बाद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल सिंध का जो बड़ा कारनामा सामने आया है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और सिंध नर्सिंग बोर्ड के दरमियान सर्द जंग जारी है। इसकी वजह क्या है, नए जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनको दाखिले देने की इजाज़त क्यों गई और क्यों दी गई और बाज़ को मना क्यों किया गया, ये हम इब्राहिम रिंद से जानने की कोशिश करेंगे। और चित्राल में खुदकुशी का रुझान बिलखुसूस ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हो चुका है। 60 से 70 ख़वातीन सालाना खुदकुशी कर रही हैं। रहम खान ये हमें बताएंगे। सबसे पहले भट्टी साहब आपकी तरफ आएंगे। 35 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस का आज समाअत भी हो रही हैं। ये स्कैंडल है। सिंध की निगरां हुकूमत ने सिंध के सियासी अशराफिया को बचाने की कोशिश की, क्या कुछ किया? फैसल, ये मुल्क की तरह एक बहुत मुनफरिद केस है जिसके हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के जिसकी तहकीकात की जा रही हैं। मामला ये है कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत अहम शख्सियत, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तारपुर का नाम भी शामिल आ रहा है, उनके फिर वो उनके तमाम दोस्त जो उनके बहुत करीबी, उनके कारोबारी, उनके शराकतदार भी हैं और अमूमी तौर के ऊपर मार्केट में कहा जाता है कि उनके फ्रंटमैन हैं, उन सब के नाम आ रहा है। तो बहुत हाई प्रोफाइल केस है ये। मामला ये है कि समिट बैंक जिसकी सिंध बैंक के अंदर मर्जर की कोशिश की जा रही थी, जो कि माजी के अंदर ये मनी लॉन्ड्रिंग डिटेक्ट हो गई थी। 2015 में FIA की जानिब से बाज़ाब्ता तहकीकात की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिकॉर्ड मंगवाया गया था, लेकिन इससे पहले हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि उस वक्त साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब की दस्ते शफ़क़त से FIA को और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से फवाज़ नफाज साहब की हिदायत के ऊपर FIA ने इस मामले को सर्द खाने की नज़र कर दिया था। तहकीकात रोक दी गई थी, कहा गया था कुछ नहीं करना। और इस सारे मामले में उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब को लाइल्म रखा गया था। FIA ने उनको ये मामला रिपोर्ट नहीं किया था। फवाज़ नफाज बराह रास्त इस मामले को देख रहे थे। 2015 में इसकी तहकीकात मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, चूंकि FIA के पास नाकाबिल तरदीद सबूत मिले थे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुतलका यूनिट ने ये तमाम तर सबूत, तमाम तर शवाहिद FIA को फराहम किए थे। उसके बाद हमने देखा कि जब ये मामला साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब समेत वो तमाम लोग जो इसके मेजर बेनिफिशरीज थे, जिनको पता था कि किसी भी वक्त ये दोबारा इंक्वायरी खुल सकती है, उन्होंने ये प्लान बनाया कि इस सारे मामले के ऊपर साफ करने के लिए कि दोबारा कभी मुस्तकबिल में केस खत्म ना हो, दोबारा ओपन ना हो सके, लाजिम है कि वो बैंक जिसको इस्तेमाल किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, जिसके अंदर जाली अकाउंट्स खुलवाए गए, रकूम मुख्तलिफ कंपनियों ने, ठेकेदारों ने एक जाली अकाउंट में जमा करवाई और फिर उस अकाउंट से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के अकाउंट में वह रकम मुंतकिल होती रही। उन्होंने कहा जी कि आप इस बैंक को ही खत्म कर दें। अच्छा, ये भट्टी साहब, कानूनी तौर पे अगर एक बैंक दूसरे बैंक में जम कर दिया जाता है, जैसे समिट को सिंध में जम करने की बात की जा रही है, तो इससे पहले जो रिकॉर्ड है समिट के अंदर, क्या उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी? उसकी भी कोई हैसियत? मैं इसी पॉइंट जाने वाला हूं। मैं अब हम स्टोरी की जाने इसी जाने जा रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करने के बाद। अब इन्होंने प्लान किया कि अगर इस मनी लॉन्ड्रिंग केस से बचना है तो जो लीगली तौर के ऊपर जिसके अंदर इस सारे मामले में लोग मुलविस हैं वो इससे निकल जाएं। सबसे बड़ा जो किरदार है अभी वो सामने नहीं आ रहा, जिनके अकाउंट को पर्सनल जाती अकाउंट को 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, वो समिट बैंक के चेयरमैन थे, जिनका नाम नासिर अब्दुल्ला लूठा है, जो कि UAE के नेशनल हैं। उन सबसे बड़ी रकम उनके अकाउंट के जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग हुई।
अब वो इस वक्त बाहर जा चुके हैं और जब एफआईए की तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो सबसे पहले जिसके गिर्द घेरा तंग होना है, सबसे बड़ी अमाउंट चुके उनके अकाउंट से ट्रांसफर हुई उनके गिर्द होना है, उनको बचाना लाजिम है। उसके बाद जिस बैंक के अंदर जाली अकाउंट खुले जहां से सारा गड़बड़ हुई, जब उस बैंक की कानूनी हैसियत खत्म हो जाएगी, उसको चलाने वाले अपना हिस्सा लेके अलग हो जाएंगे, तो फिर उन लोगों से क्वेश्चन करना लीगली केस बहुत वीक हो जाएगा। केस खत्म आगे चल के होगा, लीगली तौर पे केस बहुत वीक हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, जब ये सारा मामला हुआ और अभी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये मामला जारी है, जब इस मामले को निपटाने की पहले कोशिश की गई, ये फरवरी के अंदर ये प्लान फाइनल इसको शक्ल दी गई थी। 3 मई को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले का खुद नोटिस लिया कि उनको उन तक ये इतलात पहुंची थी कि एक ऐसे बैंक अकाउंट के जरिए जिससे 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिस बैंक के जरिए उसको जम करने की कोशिश की जा रही है। नोटिस लेके मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, जिसके अंदर हमने देखा कि साबिक सदर अफसर जरदारी के जिन्हें फ्रंटमैन कहा जाता है अनवर मजीद साहब, उनको एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। साबिक सदर हुसैन लवाई गिरफ्तार हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इसी केस के अंदर कराची के कोर्ट से मफरूर हैं। फरियाल तारपुर साहिब आज दोबारा उन जमानत पर है, दोबारा उन्होंने पेश होना है। ऐसे मौके के ऊपर समिट बैंक, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया था 4 रोज कबल, इन्होंने जो सिंध बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने अपना इजलास बुलाया और उन्होंने समिट बैंक को सिंध बैंक के अंदर जम करने की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी हासिल की जा चुकी है और ये कहा गया जी कि हम एक एनओसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जरूर लेंगे। पहला काम इन्होंने कर लिया है। जब तक इस केस की तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, एफआईए अपना हतमी चालान जमा नहीं करवाती, किसी सूरत समिट बैंक को जम सिंध बैंक में नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर ये जम हो गया, इसकी तमाम लाइबिलिटीज, इसकी तमाम क्रिमिनल जो ऑफेंस है वो सिंध बैंक के गले में पड़ जाएंगे। लिहाजा इसको इस स्टेज के ऊपर किसी सूरत जम नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ एफआईए जो इंक्वायरी कर रही है उसके मुकम्मल होने तक इसका इंतजार होना चाहिए। लेकिन निगरान सिंध हुकूमत ने एक जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। पहला उनका टारगेट था कि जो इसके चेयरमैन थे नासिर अब्दुल्ला लूठा, उनको इससे बचाया जाए। उसके बाद बाकी दीगर जितने लोग हैं उनको भी इससे क्लीन चिट दिलवाई। इंपॉर्टेंट ये है, खुद से लास्ट पॉइंट, समिट बैंक भी इससे पहले बैंकों को जम करके समिट बैंक बना था, जिसके अंदर एटलस बैंक था, जिसके अंदर माई बैंक था, जिसके अंदर आरिफ हबीब बैंक था। उनको जम करके समिट बैंक बनाया गया था, एक खास मकसद के लिए बनाया गया था। वो मकसद कुछ लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों को वाइट करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, जो कि आलमी बिरादरी के ऊपर हमारे ऊपर नजर है। इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये जो कल की गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे एक सवाल पैदा हुआ है और वो ऐसे मौके पर पैदा हुआ है जैसे जब असम्बली में शुरू के इलेक्शन जारी हैं, तो लोग इसको बांध रहे हैं उससे कि भाई ये कोई मौका ऐसा है ये वगैरह। इस तासुर को ज़ायल करने के लिए लाजमी है कि एफआईए अपना कुछ बताती कि भाई कितने पैसे किसके अकाउंट में गए और कब गए और वो पैसे डालने वाले कौन थे और जिनके अकाउंट में गए वो कौन थे। ये लिस्ट अभी तक उन्होंने दी है किसी ने? मुझसे बिल्कुल आ चुकी है ये लिस्ट, एफआईए ने ये लिस्ट कंपाइल कर ली है। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं उन्होंने तशहीर की है। जी बिल्कुल, तशहीर सीक्रेट रखा हुआ है ना, लेकिन हम अपने जो प्रोग्राम में ये जो लिस्ट है अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर चुके हैं। इस वक्त ये लिस्ट हमारे स्क्रीन पर चल रही है, जिसके अंदर जरदारी साहब समेत, उनकी कंपनी समेत जितने फ्रंटमैन थे, जितने उनके करीबी लोग थे, हर एक कंपनी का अमाउंट वाइज डिटेल दी गई है कि किस अकाउंट में कितनी रकम जमा करवाई गई और वो जाली अकाउंट खुलवाकर, और फिर उस अकाउंट से जो जाली अकाउंट खोला गया जरदारी साहब समेत उनके किन किन दोस्तों इसी बात को डिनाई कर रहे हैं, मुंतकिल की गई। वो भले इसी बात को वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन एफआईए के पास नाकाबिले तरदीद सबूत उनके पास मौजूद हैं। इस मामले के अंदर वो ये बहुत मुश्किल है कि वो एफआईए की रिपोर्ट को गलत करार दे सके, क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और उसके साथ समिट बैंक का ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जब हतमी चालान पेश होगा, इसकी फेट उस वक्त जाके डिसाइड होगी। एक आखिरी बात वो ये कि ये इतना ब्लैक एंड वाइट तरीके से सामने आ रहा है कि भाई एफआईए को पता चल गया, स्टेट बैंक के पास रिकॉर्ड था और ये सारा सामने आ गया। क्या ये इसी बेवकूफ़ी के अंदाज में इतने बड़े बड़े काम होते हैं? आप क्या ख्याल है? माजी में होते रहे, लेकिन अब चूंकि लोग चुकन्ना है, चूंकि ये मामला शुरू हुआ था 2010 से ऑनवर्ड, 2014 तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2015 में डिडक्ट हो गया, फिर उसकी बाद तहकीकात रुकवा दी गई। अब देखना है कि जब एफआईए मौसर तरीके से ऐसे लोगों के ऊपर हाथ डालेगा तो मुस्तकबिल के अंदर लोग ऐसा सोचते वक्त 10 मरतबा सोचेंगे। जब इस तरीके के साथ राइट लेफ्ट होकर लोग निकल जाएंगे बड़ी बड़ी मछलियां, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर लोगों को हौसला मिलता है कि वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। अब ये सारा डिपेंड करता है एफआईए के ऊपर कि किस तरीके के साथ इस केस को वो लॉजिकल एंड पर पहुंचाते हैं। बट सब मनी लॉन्ड्रिंग भी कर सकते हैं, और ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि सिंध की सियासी अशराफिया बैंक जम कर दे, निगरान हुकूमत से जो कुछ करवा सकती है वो करवा ले, उनका इख्तियार यहाँ पे नजर आता है।
होती साहब आपकी जानिब आऊँगा। एक और फाइल गुम हो गई। मलिक मोहम्मद खान साहब ने पीटीडीसी से ज़मीन खरीदी, लेकिन ये ज़मीन उन्हें अभी तक मिली नहीं है। ये ज़मीन क्यों खरीदी गई थी? मलिक मोहम्मद खान हैं कौन? इस ज़मीन को इस्तेमाल किस लिए करना था? ये एमके ग्रुप है एक, अब उन्होंने अपने नाम पे रखा हुआ मोहम्मद खान। वो एमके ग्रुप जो है उसने ये ज़मीन ख़रीदी 3-4 साल पहले, और एक तो महंगी दी गई उनको, दूसरा ये कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान से पहली दफ़ा यूरोप और अमेरिका को पाकिस्तान के अपने ठप्पे के तहत एक्सपोर्ट होगी फ़िश की और मेरीन लाइफ की। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें उन्होंने पैसे लगाए और उन्होंने इनको ज़मीन ट्रांसफ़र करना थी, क्योंकि वो ज़मीन के बगैर तो नहीं हो सकता ना। एक तो उनको ज़मीन जो दी वो 2 हिस्सों में दी, एक पहाड़ी जिसका मेरीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दूसरा उनको दे दी वो जगह जो कि वागुजार नहीं हो सकी, यानी कि सिंध की हुकूमत या पीटीडीसी पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन दोनों ने मिल के उनको वो ज़मीन अभी तक नहीं दी। अच्छा, वो मामला आ गया सामने कमेटी के, वो मामला पार्लियामेंट के सामने आ गया, कमेटी ने सिफारिश कर दी और उन्होंने कहा कि भाई ये ज़मीन को दो, फिर भी नहीं दी गई। तो इनको पता चला कि भाई ये मसला क्या है। तो जब ब्यूरोक्रेसी को बुलाया गया कमेटी में कि मसला क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है पीटीडीसी की है या फेडरल गवर्नमेंट की है, इसमें अभी तय नहीं हुआ। देखिए, दुनिया में जाने का, एक्सपोर्ट करने का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पीटीडीसी में तय नहीं हो पा रहा कि ये ज़मीन किसकी है, चाहे वो ट्रांसफ़र कर सकती है या नहीं। असल मामला जो है एमके ग्रुप को पता चल गया कि फवाद हसन फवाद साहब जो सेक्रेटरी थे, उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ साहब, ये होती साहब मोहम्मद खान साहब सीईओ जो एमके ग्रुप है, उनकी बात में उनसे करते हैं बात। उनकी फाइल वो दबाए बैठे हैं। इन्होंने पता किया कि फवाद हसन फवाद ने फाइल क्यों दबाई हुई है, तो पता चला कि वो पैसे मांग रहे हैं। अब ये खुद बयान करेंगे कि मामला क्या। ठीक है, मलिक मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप सीईओ हैं एमके ग्रुप के। ये बताइएगा, ज़मीन आपको अलॉट हो जाती है, मामलात आपके तय हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक ज़मीन पे आपका कब्जा नहीं है, वजह क्या है? सर, गुजारिश ये है, मैं कोई 3 साल से रुल रहा हूं, जबकि बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी और उसके बाद जो है रिकमेंडेशन भी सेनेट की तरफ से हो गई, सेनेट कमेटी की तरफ से। उस कमेटी का चेयरमैन मीर कबीर था बलूचिस्तान से, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दे दी और वजीर आजम साहब ने, शाहिद खकान अब्बासी ने मंजूरी भी दे दी गडानी को फंक्शनल करने की और 172 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने की। मगर इस फैसले को आज 2.5 महीने गुजर गए हैं और हमने 5 खतूत भी लिखे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम को। ये हमें न तो कोई जवाब दे रहा है, न फाइल नीचे भेज रहा है प्रोसेस के लिए। ये वजूहात हमें समझ नहीं आ रही कि किस वजह से ये रोक के बैठा है। और पिछले 3-3.5 साल जो गुजरे हैं उसमें फवाद हसन फवाद ही रुकावट बना रहा। कैसे रुकावट बने रहे मलिक मोहम्मद खान साहब? वो चाहते क्या थे? क्या कोई डिमांड की गई? जी बिल्कुल डिमांड की गई, क्योंकि मैं अगर उस टाइम इनको 4 करोड़ रुपए दे देता तो ये जमीन मुझे 80,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मिल जाती। मगर मैंने कहा, खान साहब आपसे 4 करोड़ किसने डिमांड किया? सर, वो जो एमडी था पीटीडीसी का, वो इनका मियां साहब का हर विजिट पे उसके साथ आना जाना एमडी, और ये फवाद हुसैन फवाद के साथ हर टाइम उसका बैठना उठना रहना। बहुत वो था रायवेन का, वहां का एमडी था, जो पीटीडीसी का एमडी था। उसने कहा कि 4 करोड़ अगर फवाद हुसैन फवाद को मिल जाए तो आपको 80,000 रुपए पहली बिडिंग पे दे देंगे। मैंने कहा जी मैं रिश्वत किसी को नहीं दे सकता, मैं जो भी दूंगा गवर्नमेंट के खजाने में दूंगा, मैं किसी एक बंदे को रिश्वत नहीं दे सकता। खान साहब एक बात बताएं, ये जगह तो आपने 3,50,000 रुपए फी एकड़ खरीदी है। अब फवाद हसन फवाद से फाइल छुड़वाने के लिए जी अगर आप 4 करोड़ दे दें तो 80,000 में मिल जाएगी। क्या ये जो पहले मामला हुआ था वो उलट भी सकता था पैसे देकर? ये पहले की बात थी, ये शुरू की बात थी। जो पहली बिडिंग थी मेरी उस पे 80,000 में देने को तैयार थे। अच्छा, मगर मगर मैंने कहा मैं रिश्वत नहीं दूंगा, जो दूंगा गवर्नमेंट के खजाने में दूंगा। उसके बाद ये 3.5 लाख बोर्ड ने तय किया। इन्होंने कहा जी हम इससे कम देंगे ही नहीं। वो प्रपोजल मैंने इनको दिया, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया और समरी प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए तैयार हो गई, कैबिनेट सेक्रेटरी ने तैयार कर दी। उसमें सारी ब्यूरोक्रेसी, कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर सब ने बैठ के फैसला किया और समरी वजीर आजम को जानी थी। वो मेरे को बताया उसने कि जी समरी कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि फवाद हसन फवाद ने रुकवाई हुई है, आप उससे मामला तय करें। मैंने कहा यार मैं तो उसको नहीं दे सकता, मैं उससे मामला क्या तय करूं।
वो तो मैंने अगर पैसे देने होते तो मैं 80,000 में ले लेता। अच्छा, आपकी मैंने तो फाइल का अभी स्टेटस क्या है? इसलिए भर अभी रहा हूं। स्टेटस क्या है मोहम्मद खान साहब? जी सर, जी सर, अभी आपकी फाइल का स्टेटस क्या है? यानी फाइल कहाँ है, क्या बन रहा है? कुछ पता नहीं। इस टाइम पीएम हाउस में मेरी फाइल है और सेक्रेटरी जो बैठे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसी के पास है, क्योंकि ये फवाद के नीचे कैबिनेट सेक्रेटरी था। Exactly. इससे भी मेरे 2-3 दफा बहुत गर्मा गर्मी हुई और इस वजह से वो उस गर्मी में ये मेरी फाइल दबा के बैठा हुआ है। नहीं तो ये बात आप कमेटी में क्यों नहीं बताते कि भाई कमेटी में जब अगली मीटिंग हो तो वहां पे रजा रब्बानी साहब ने तो इस पे बहुत ज्यादा सख्त स्टांस लिया हुआ है कि जल्दी से ट्रांसफर करो और ये मामला खत्म करो, तो कमेटी में क्यों नहीं बताते उसका नाम? कमेटी तो ऑलरेडी सर फैसला दे चुकी है। ये एक पूरा टोला है, ये एक पूरा टोला है। ये अभी तक वही टोला काम कर रहा है और वही इंस्ट्रक्शन इस वक्त तक फवाद की चल रही है इस वक्त तक। अच्छा मलिक साहब, एक बात तो ये जरूर है, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि जहां पर हम पाकिस्तान के अंदर करप्शन के खात्मे के लिए नैब एक्टिव है और हम सब कोशिश ये कर रहे हैं कि इस नसूर से छुटकारा हासिल करना है। आपने एक अच्छी मिसाल कायम की कि आपने सिस्टम का मुकाबला किया, रिश्वत आपने नहीं दी, आपने करप्शन का हिस्सा बनने से आपने इनकार किया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट हमें ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट से जो गडानी के मकामी लोग हैं, जो वहां पर जो इस फिश की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, उन्हें क्या फायदा पहुंचेगा? और स्पेशली अगले हफ्ते तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी होंगी, फवाद अनफाज साहब की बाकियात तकरीबन जा चुकी होंगी, तो शायद आपका मसला हल हो जाए। लेकिन बताइएगा इस प्रोजेक्ट से लोकल लोगों को क्या फायदा होगा और मौशियत को? सर देखिए, वहां के जो लोकल लोग हैं 40,000 के करीब तो गडानी के लोग हैं, जो उनका काम ही माहीगीरी का है। जब हम वहां से एक्सपोर्ट का काम होगा, सारी मछली एक्सपोर्ट होगी, तो इन बेचारों को डबल रेट मिलेंगे। ये जो 100-200 रुपए किलो वाली मछली है, ये 400 में बिकेगी। इनकी तकदीर बदलेगी। और इसके साथ साथ इन हर माहीगीर के पीछे 2-2, 4-4, 6-6 खाने वाले हैं। ये कोई लाखों लोगों की तादाद में रोजी रेज़ का मसला चला जाता है। फिर इसके अंदर जो मैं मौके वो पैदा होंगे, उसमें 1.5 लाख लोगों को मौके पैदा होंगे गडानी फिश हार्बर के पहले फेज में, जिसमें नौकरियां मिलेंगी, जिसमें मुख्तलिफ जो होते हैं काम करने वाले इदारे, प्रोसेस प्लांट लगेंगे। मतलब इस तरीके से कोई 1.5 लाख बंदा पहले फेज में ही लगेगा इसमें जी रोजगार पे। तो ये फिर मुल्क की जो एक्सपोर्ट है, जो हमारी 2005 में पाबंदी लगी, फिर 2007 में पाबंदी लगी, तो कंडीशनली तौर पे 2 प्लांटों को अप्रूव किया गया। 2013 में 2 फैक्ट्रियों को अप्रूव किया गया, मगर हमारे पास कोई भी फिश हार्बर ऐसा नहीं है जो हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक काम कर सके। इसीलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बलूचिस्तान ने मेरे हवाले किया था इस प्रोजेक्ट को कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो सके। ठीक, मलिक मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये मामला हल हो। चाहूंगा ये बहुत अहम मामला है होदी साहब, इसको हम मुसलसल परसू करेंगे। ये फिश एक्सपोर्ट इतना बड़ा इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि नॉर्वे जैसा खुशहाल तरीन मुल्क, उसके रेवेन्यू का सबसे बड़ा जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है वो फिश की एक्सपोर्ट है। बहुत जबरदस्त तरीके के साथ एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, हम इसको फॉलो करेंगे। और आई होप कि नए पाकिस्तान के अंदर ये करप्शन का खात्मा होगा और मेरिट के ऊपर अगर जिन्होंने कवायद ज़ाबित के मुताबिक प्रोजेक्ट हासिल किए उनको ये जमीन अवार्ड होगी और मकामी लोगों को भी बहुत फायदा होगा। उनको ये प्रोजेक्ट अपनी लिस्ट में टॉप पे रखना चाहिए। एग्जैक्टली इससे हम एक्सपोर्ट करेंगे और डॉलर कमाएंगे। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी भट्टी साहब के प्राइम मिनिस्टर मंजूरी दे दें, सेनेट की कमेटी मंजूरी दे दे, और उसके बाद भी आपके जो ब्यूरोक्रेसी है वो फाइल आपकी दबा के बैठी हुई है। एक और खबर जी, एक और अहम मामला ये हम डिस्कस करेंगे कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन की नागुफ्ता बह सूरत हाल क्यों है, पिछले 5 सालों में किया क्या है, कितनी रिपोर्ट्स पेश की हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची से खबर शामिल करते हैं। पीएमडीसी के बाद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल सिंध का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जानिब से सिंध नर्सिंग बोर्ड को हिदायत दी गई कि 27 नए कॉलेजेस जो हैं उनको दाखिले दिए जाएं, लेकिन नर्सिंग बोर्ड इससे इनकारी है। बटी साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा। पाकिस्तान गैस पोर्ट कंसोर्शियम, LNG टर्मिनल, ये टैक्स देना था इन्होंने, और इससे पहले भी आपने इससे मुतालिक बड़ी स्टोरीज की हैं। अभी तक कितनी मालियत का टैक्स है जो इस कंपनी के ज़िम्मे है, जो इन्होंने अदा करना है, और वजह क्या है ना देने की?
फैसल देखिए, ये पाकिस्तान का दूसरा LNG टर्मिनल है पोर्ट कासिम पर लगाया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाह खान अब्बासी साहब ने डे फर्स्ट से इनके ऊपर बहुत शफकत का मुजाहरा किया, दिलो जान के साथ। उनके बेटों ने भी दिन रात इनके साथ इनकी मावनत की, इनके काम जल्द अज जल्द निकाले। कहा गया जी कि मुल्क की मुआशरत के लिए और इस वक्त जो गैस का शॉर्टफॉल है, पावर प्लांट्स को हमने RLNG पर मुंतकिल करना है, सस्ती बिजली पैदा होगी, इंडस्ट्री गैस ना मिलने की वजह से बंद हो रही है, फर्टिलाइज़र प्लांट्स बंद हैं, वो चलेंगे, हमारी मुआशरत कर बहाली होगी। इस तरह की ये एक ख्वाब दिखाए गए। ये उसके बाद गैस पोर्ट का टर्मिनल लग गया, लेकिन चूंकि डे फर्स्ट से आपकी इनके ऑनर के साथ शाहिद खान अब्बासी साहब की, उनके बेटों की, इनके साथ एक कोलूजन मौजूद था, इस्टेब्लिश हुआ, जिसकी वजह से फिर इन्वेस्टर भी उस तरीके के साथ चीज़ों को, स्टेट के रेगुलेशंस को, स्टेट के लॉज को उस तरह से फिर अमल दरामद नहीं करते। जब आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर तगड़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी की उसकी हमायत भी आपको हासिल है, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के बेटों की हमायत आपके साथ है, तो फिर आप जरा बड़े आराम से काम करते हैं, बड़े लीन अंदाज के अंदर। जुलाई 2017 में इस टर्मिनल ने ऑपरेशनल होना था, हमने तमाम कमिटमेंट की हुई थी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट था उसकी ताखीर के अंदर। ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल ना हो सका, ताखीर हुई, और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2018 में जाके ऑपरेशनल हुआ, जिसके नतीजे में एज पर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट इसको $50 मिलियन की पेनल्टी इंपोज की गई। जिन लोगों ने पेनल्टी इंपोज की, साबिक MD थे इसके पाकिस्तान LNG लिमिटेड के, उनको शाहिद खान अब्बासी साहब ने बरतरफ करवा दिया। जब एक निजी कंपनी को पता चला कि उसको जुर्माने से बचाने के लिए इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपनी ही मातहत कंपनी के MD को बरतरफ कर सकता है, तो इसका मतलब है कि यहां से और फायदे भी हासिल किए जा सकते हैं। अब अगली जो स्टेज थी, वो स्टेज ये थी कि उन्होंने FSRU, जो हमें एक शिप के ऊपर एक LNG को रिगैसिफाई करने का एक यूनिट होता है, फ्लोटिंग स्टोरेज रिगैसिफिकेशन यूनिट, वो इन्होंने इंपोर्ट किया। वो 15 साल के लिए पाकिस्तान में स्टे करेगा। जब आपने इंपोर्ट की है, होते सब कस्टम ड्यूटी तो आपको पे करना पड़ेगी, आपको विद होल्डिंग टैक्स तो पे करना पड़ेगा, और इससे पहले जो एक ऑलरेडी एक टर्मिनल आ चुका था, उन्होंने भी वो टैक्स पे किए। ये किराए पे है या प्रोक्योर किया गया? ये लीज पर हासिल किया गया, लीज पे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि उसकी इंपोर्ट हुई है 15 साल का, उसके कोई टेम्परेरी इंपोर्ट नहीं है कि 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आया, तो FBR ने, मॉडल कस्टम कलेक्ट्रेट पोर्ट कासिम ने, उन्होंने कहा जी कि $1.5 अरब आपका ये कस्टम ड्यूटी बनती है, आप पे करें, और विद होल्डिंग टैक्स $1 अरब। उन्होंने कहा ये कब कहा गया? ये कहा गया अगस्त 2017 में से ये डिस्प्यूट बन गया ना दी। दिसंबर 2017 में जाकर शाहिद खान अब्बासी साहब ने सऊदी अरब में बैठे हुए थे, वहां से उन्होंने चेयरमैन FBR के ऊपर दबाव डाला कि आप इनको वेव ऑफ कर दें, इसकी छूट दे दें कस्टम ड्यूटी। $1.5 अरब की। वो डट गए, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, कौमी खजाने का भारी नुकसान है, पाकिस्तान LNG पॉलिसी के मुताबिक भी हमने इनसे वसूल करना है, कस्टम एक्ट के तहत वसूल करना है, हम ये किसी सूरत माफ नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा। फिर उनको प्रेशर दिलवाकर कहा गया कि ये बड़े मामूली से कस्टमर, वो ये बेचारे ये ग्रुप है, हालांकि इस कंसोर्शियम के अंदर बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जो बहुत आसानी के साथ ये कस्टम ड्यूटी पे कर सकते थे, लेकिन वो इसलिए तैयार नहीं थे ना कि प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट हासिल थी, और प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि आप मुल्क की कवानीन की धज्जियां बिखेरते रहें, आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते रहें, MD को मैं बरतरफ कर दूंगा, आपको हम परेशानी से दो चार नहीं करेंगे। अल्टीमेटली क्या हुआ, पहले वो देने को तैयार नहीं थे, फिर तैयार हुए तो कहा गया, FBR से कहा गया कि आप इनको 1 साल की किस्तें कर दें, मतलब 1 साल के अरसे के दौरान वो 6 एक साथ के अंदर ये रकम अदा करेंगे। पूरे एक शेड्यूल बन गया। उस शेड्यूल के साथ FBR ने कहा चलें ठीक है, अगर एक कुछ चीज नहीं मिल रही थी चले मिल जाएगी, लेकिन विद मार्कअप हम ये अमाउंट लेंगे। उन्होंने एक शेड्यूल बनाया जिसके मुताबिक उन्होंने अदायगियां करनी थी। साथ उन्होंने कहा कि आप हमें 3 कंडीशंस थी, गारंटी देंगे कि जब तक आप अदायगी नहीं करेंगे यहां से बाहर नहीं ले जा सकेंगे इस FSRU को। उसके बाद अगर आप जब तक यहां पर रहेंगे, अगर आपने नाकाम हुए अदायगियों के अंदर, तो हम इसको कस्टम रिकवरी एक्ट के तहत हम आपकी रिकवरी कर लेंगे। रिटर्न गारंटी नहीं दी, पहली 2 किस्तें दी और तीसरी किस्त के ऊपर जाके उन्होंने कहा जी कि मजीद हम अभी किस्त नहीं दे सकते, उन्होंने जाके स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। वजह उसकी जो हमने मौक़िफ़ हासिल किया इकबाल ज़ैदेमन साहब का, वो कहते हैं कि कस्टम ने हमसे कहा कि आपने जो लीज की ओरिजिनल अमाउंट बाहर पे करनी है उसके मुताबिक आप हमें ड्यूटी अदा करें। कस्टम्स का ये दावा है कि हमें हमारी ओरिजिनल ड्यूटी बनती ही ये है, लेकिन उसके ऊपर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, उनका मूड था कि हम नहीं देंगे, जिसके नतीजे में कस्टम्स वालों ने ऑर्डर कर दिया कि फौरी तौर के ऊपर इस टर्मिनल को बंद कर दें, रिगैसिफाई LNG नहीं हो सकती। बहुत बड़ा नुकसान होना था, लेकिन वक्ती तौर के ऊपर उस नुकसान से हम बच गए हैं। दोबारा टर्मिनल चल गया है, लेकिन अभी भी $1 अरब विद होल्डिंग टैक्स और जो $1.5 अरब मार्कअप हमने वसूल करना कस्टम ड्यूटी, वो वसूली बहुत जरूरी है। अब तो ना ऊपर अब्बासी साहब बैठे हैं ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ताल्लुक अपना होगा इकबाल ज़ैदेमन साहब के साथ शाहिद खान अब्बासी का।
इसके बंद होने से नुकसान क्या होगा? और जब ये मामला ज़ेरे इल्तवा है तो स्टे की हमारे यहाँ एक बड़ी तारीख है, इसका फ़ायदा किसको होगा? क्या एफबीआर को होगा ये जो अदालत में मामला गया, या फिर इस कंपनी को होगा? देखिए, स्टे हासिल करने के लिए जाता है, फायदा हमेशा उसी को होता है। और इकबाल ज़ैद अहमद साहब, उनके ग्रुप की जो हिस्ट्री है, उन्होंने बहुत से सरकारी कंपनियों से मुतल्लिक मामलात एक स्टे ऑर्डर के ऊपर 5-5, 10-10 साल तक स्टे ऑर्डर हासिल करके उन्होंने अरबों रुपए के फायदे हासिल किए। उनकी तारीख का ये पहला स्टे ऑर्डर था जो कि पहले सिंध हाई कोर्ट से हासिल करने की कोशिश की गई, नाकाम हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आके स्टे लिया, जो जिसको विद इन 1 मंथ खारिज करवा दिया गया। ये बताएं, क्या ये पिछले 5 साल में कस्टम का किसी एक केस पे डट जाने का वाहिद वाकया नहीं है? यकीनी तौर के ऊपर और ये उनको स्ट्रेंथ कहां से हासिल हुई? क्योंकि कस्टम में तो आप और मैं दोनों मिलकर बताते हैं लोगों उसकी को वजह ये कि है, वो तो करप्शन पे करप्शन कर रहे हैं, ये डट किस तरह गए? उसकी वजह ये थी नैब का खौफ, इसलिए कि नैब पहले एलएनजी टर्मिनल की इंक्वायरी कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको नोटिस सर्व हो चुके थे। तो एफबीआर को, कस्टम्स के लोगों को पता था कि नैब की इसके ऊपर नजरें हैं, मीडिया भी इस मामले को मुसलसल टेकअप कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर हमने अपने कवानीन के ऊपर नरमी बरती, इनको कोई गैर कानूनी छूट दी, तो फिर हमारे घेरा तंग होगा और अल्टीमेटली हमें जवाब देना पड़ेगा। नैब का खौफ जो है वो कौमी खजाने को भारी नुकसान से बचा गया। ये भट्टी साहब, शायद ये भी लग रहा है कि जो एहतसाब और तब्दीली की जो रिवायत है, अब उसको भी पजीराई मिल रही है और इदारे जो हैं वो भी अपना काम करना प्रॉपरली शुरू हो गए हैं। कराची से इब्राहिम रिंद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इब्राहिम, मुझे सुन सकते हैं आप? जी जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल सुन सकते हैं। जी इब्राहिम, ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और सिंध नर्सिंग बोर्ड के दरमियान क्या मामला चल रहा है? जी देखें, जिस तरह पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का रवैया रहा है कि उन्होंने मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों को रजिस्ट्रेशन तो दे दी और उनका बेड़ा गर्क हो गया, इसी तरह पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने भी एक हिदायतनामा जारी किया है पाकिस्तान सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड को कि तकरीबन मजीद सिंध भर में 27 स्कूल ऑफ नर्सिंग को रजिस्ट्रेशन उनको दाखिले दिए जाएँ। लेकिन हुकूमत सिंध ने और नर्सिंग बोर्ड ने इसे बिल्कुल इनकार कर दिया कि पहले वाले जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है उनका हाल बेहतर नहीं है, उनके साथ स्कूल अटैच नहीं है, उनके साथ जो है अस्पताल अटैच नहीं है, तो वो किस तरह वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। आने वाला जो दौर होगा वो नर्सिंग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये नर्सेज किसी अस्पताल में जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मरीजों का इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तो ये इनको सिर्फ सर्टिफिकेट जब मिल जाएगी तो ये जाके घरों में, महलों में, वहाँ पे जाके शहरों में अपना अस्पताल खोलकर बैठ जाएंगे और फिर मरीजों को सेहत याब करने के बजाय मजीद बीमार करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड ने नर्सिंग कॉलेज के लिए क्राइटेरिया क्या है? बुनियादी पैरामीटर्स क्या हैं? जी देखें, स्कूल ऑफ नर्सिंग के जो प्रोटोकॉल है, उनके बुनियादी असूल है वो ये है कि उनके साथ प्रॉपर जो है वो टीचर होने चाहिए, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए और 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल होना लाजमी है। लेकिन जितने स्कूल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है उनके साथ एक भी अस्पताल नहीं है, जिसकी वजह से जो है सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड ने ये कहकर इनकार कर दिया कि यहाँ पे इनके पास अस्पताल ही नहीं है, ये प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, किस तरह ये प्रैक्टिस करके आगे बेहतर काम करेंगे। इस बुनियाद पे उन्होंने जो फिलहाल इनकार कर दिया है। हुकूमत सिंध के सेक्रेटरीशियत जो है वो भी उन्होंने भी लेकर दे दिया नर्सिंग बोर्ड को, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जानिब से, क्योंकि ये लाखों रुपए की गेम है। प्राइवेट स्कूल ऑफ नर्सिंग जो है लाखों रुपए पे कर चुके हैं पीपीएनसी को, तो उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये स्कूल उनको बनाया जाए ताकि, और फिर जब एक स्कूल ऑफ नर्सिंग बन जाता है तो 100 सीटें होती हैं उनकी, फिर वहां से जो है मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में जाके वो प्रैक्टिस करते हैं। आपको सिविल अस्पताल कराची की बात बताते चले कि यहाँ पे भी 5 से ज्यादा स्कूल ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट यहाँ पर आके प्रैक्टिस करते थे। अगर वो इस तरह 50-50 भी काम करें तो सैकड़ों की तादाद में एक अस्पताल में कैसे इतने ज्यादा काम कर सकते हैं। जब ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें करप्शन भी बढ़ती है। ये जाके अपने आप को डॉक्टर जाहिर करते हैं, सफेद कोट पहन लेते हैं, जाके मरीजों का इलाज करना शुरू कर देते हैं, फिर वहां से लेबोरेटरी टेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज मजीद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। और इस पे नर्सिंग एसोसिएशन ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि अगर इस तरह सिलसिला जारी रहा तो नर्सें आगे किस तरह काम करेंगी, जो असली नर्सें हैं वो कैसे काम करेंगी, और ये जो निजी स्कूल ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट हैं ये किस तरह यहाँ पे आके काम करेंगे, तो बहुत ही बड़ा एक नुकसान होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया इब्राहिम रिंद, आप हमारे साथ मौजूद थे कराची से। और ये जो सर्जन जारी है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और सिंध नर्सिंग बोर्ड के दरमियान, इससे मुतालिक आगाह कर रहे थे। भट्टी साहब, शॉर्टली मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा।
ये क्या वही 18वीं तरमीम के बाद की परछाइयाँ हैं? विफाक कुछ ऑर्डर करता है, जो सूबाई बॉडीज़ हैं वो कुछ कहती हैं। देखिए वो तो मामला क्लियर हो चुका है, ये बेसिकली गवर्नेंस का मामला है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। जो जिन्होंने इजाज़त देने को तैयार नहीं है उनको भी माल पानी की चमक का मसला है, और जिन्होंने इस शराइत को रेगुलेशन के मुताबिक उन जितने साजा माहिर साजा और 100 बिस्तर पर मुश्तमिल अस्पताल रिक्वायर्ड है वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कि कुछ माल पानी लगा के हमें अप्रूवल मिल जाएगी और ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश है। रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम होना चाहिए। अब 18वीं तरमीम के हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीएमडीसी को भी सख्ती से इसके ऊपर नोटिस नजर रखनी चाहिए, और मुतलका इदारे को भी, अगर जो इदारा जो हॉस्पिटल नर्सिंग स्कूल रिक्वायरमेंट पूरी करता है उसको इजाजत दें, जो पूरी नहीं करता उसको किसी सूरत इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी। पेशावर से रहम खान से हम जानने की कोशिश करेंगे। चित्राल से ये खबर है, गुज़श्ता एक साल में 60 से 70 ख़वातीन ने खुदकुशी की है और ये रुझान अब बढ़ता ही जा रहा है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें कुछ नौउम्र जो ख़वातीन हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। रहम, वजह क्या है, क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं? शुक्रिया प्रोग्राम में मौका देने का। जी, वजूहात कई हैं। चित्राल में खुदकुशियाँ इतनी के जो रुझान है वो इतने ज़्यादा क्यों हैं? सबसे पहले अगर हम इस पर बात करें तो चित्राल खैबर पख्तूनख्वा का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और टूरिज़म के लिहाज से भी सबसे अहम सूबा है चित्राल, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। अगर वजूहात की हम बात करें खुदकुशियों की तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर घरेलू जो हालात है, नामसाद हालात है, नफ्सियात जो वहाँ पर जो हालात है वहाँ के, जिसकी बुनियादी वजूहात है। ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन जो टीन एजर्स होते हैं उनमें खुदकुशियों के रुझान बहुत ज़्यादा है, जिसकी जो अगर जो तहकीकात की है एक निजी तंजीम ने, जिसमें ये बात मालूम हुई है कि जो लड़कियां होती हैं ख़ास तौर पे 12 से लेकर 18 और 19 साल तक, उन लड़कियों में ये खुदकुशी के रुझानात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा घरेलू लड़ाई झगड़े, माँ बाप की जो डांट है, ये भी बहुत ज़्यादा एक फैक्टर वहाँ पर समझा जाता है। दूसरी यहाँ पर इस बार जो इस साल हमने जो तहकीकात किए तो सबसे ज़्यादा जो खुदकुशी के वाक़यात हुए वो अभी जो हाल ही में इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा 7 मतलब 2 हफ्तों के अंदर 7 तलबा व तालिबात ने खुदकुशी की है, जिसकी वजूहात सामने आई है। तो पता चला कि अगर उनके मार्क्स कम आ जाए या उनके 1 या 2 पेपर फेल हो जाए तो वो इस इंतहाई इक़दाम उठाने पर मजबूर हो जाता है, जिसकी हम मज़ीद हमने तहकीकात की तो पता चला कि वहाँ पर सिर्फ सरकारी स्कूल है, वहाँ पर निजी अच्छे तालीमी इदारे नहीं है, क्योंकि जो नंबर जो मार्क्स आते हैं वो निजी तालीमी इदारों में तो जो है नंबर्स की भरमार होती है, तो सरकारी स्कूल उस लिहाज से उसमें नंबर्स कम आ जाते हैं और फिर माशरे का दबाव वालिदैन की जानिब से बड़ा मसला नहीं है कि जिस पर दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से वो दबाव में आके उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक हर साल 60। बहुत शुक्रिया रहम खान, आप हमारे साथ मौजूद थे, पेशावर से और चित्राल से रहे थे। लेकिन हैरानकुन तौर पे चित्राल में एक साल में 60 से 70 ख़वातीन का लोगों का खुदकुशी कर जाना, इसका मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखें, जापान के बारे में हाराकीरी वो एक मसला है, इस तरह श्रीलंका में है, इंडिया में अब शुरू हो चुका है उन इलाकों में जहाँ पे ज़राअत नाकाम हो चुकी है। तो ये इंडिया में बहुत बड़ा मसला बन चुका है और इस वक्त टॉप पे है इंडिया उन इलाकों में। तो वहाँ पे हुकूमत ने एक बजट दिया है। यहाँ पे हुकूमत को एक कोशिश करनी चाहिए कि एक बजट दें कि उस बजट के तहत वहाँ के हालात बेहतर हो जाएं, कोई बजट दें स्पेशल वहाँ। ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है होती साहब आपकी जानिब से। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। होती साहब की खबर है, लॉ एंड जस्टिस कमीशन की नागुफ्ता बेसूरत हाल, पिछले कुछ सालों में यहाँ कितनी रिपोर्ट्स पेश की गई। लेकिन होती साहब पहले मुझे ये बताइए कि ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन का काम क्या है और क्या ये अपना काम कर रहा है? जी, ये होता ये है कि कानून दो जगह बनते हैं, एक पार्लियामेंट बनता है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स फैसलों के ज़रिए कोई कानून में चेंजेस ले आते हैं या नया कानून बनने की सिफारिश हो जाती है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन का ये काम है कि वो इस पे नज़र रखे और अपनी तरफ से भी तजावीज़ दे कि कानून में कौन सी खराबियाँ हैं। और वो खराबियाँ कहाँ तलाश करते हैं? वो यहाँ तलाश करते हैं कि अगर फैक्ट्रियों में मज़दूरों को अच्छा माहौल नहीं मिल रहा, अच्छी तनख्वाह नहीं मिल रही, अगर लोगों को किसी वजह से किसी इलाके में कोई ख़ास प्रॉब्लम है, मसलन जिस तरह भी चित्राल की स्टोरी आई,
तो उसमें एक ख़ास कानून बनना चाहिए कि चित्राल स्पेशल एरिया है, इस पे एक कानून बनेगा कि इसको स्पेशल बजट मिलेगा, इसको स्पेशल डॉक्टर मिलेंगे, इसको स्पेशल अदारे मिलेंगे, इस तरह कवानीन बनते हैं। इन कवानीन को देखने के लिए कि ये सारा कुछ सही हो रहा है कि नहीं, लॉ एंड जस्टिस कमीशन जो अपनी काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, उधर से पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, तो कमेटी बैठती है पार्लियामेंट की। वो कमेटी जो है लॉ की कमेटी, वो ये देखती है कि ये तीनों अदारों में के दरमियान राब्ता भी है कि नहीं। फिर बार काउंसिल है, बार काउंसिल्स क्या अपना राब्ता रखती हैं इनसे कि नहीं। तो ये सामने आई बात कि इनके तो हालात ही बहुत बुरे हैं लॉ एंड जस्टिस कमीशन के। इन्होंने जो तजावीज़ दी हैं उनमें से यानी 138 रिपोर्ट्स पेश की, सिर्फ 39 पे इतलाक हो सका। वजह, उसकी वजह यह सामने आई कि इनके दरमियान बिल्कुल राब्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल, पार्लियामेंट और कमेटी, इनके दरमियान, इनके साथ इस लॉ एंड जस्टिस कमीशन का बिल्कुल राब्ता ही नहीं है। फिर वो जो रिपोर्ट्स बनाते हैं उस रिपोर्ट्स का स्टैंडर्ड ही अच्छा नहीं है, और वो रिपोर्ट्स पे इतना टाइम लेते हैं कि वो दूसरे अदारों की तरह जहां ब्यूरोक्रेट जाके लंबे लंबे अरसे तक बैठ के गाड़ियां और दूसरे जो पर्क्स हैं वो एंजॉय करते हैं, इस तरह यहां भी ये मामला है। मुल्क के कानून को बेहतर करने का अदारा, वहां पे भी ब्यूरोक्रेसी बैठ गई है। अब वहां पे ये तजवीज़ पेश की गई कमेटी में कि आप ये करें कि इसमें अच्छे एक्सपर्ट्स लें। दूसरा यह है कि इंटरनेशनल जो लॉ मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्टडी करें, वहाँ पे जो कमीशंस हैं उनकी स्टडी करें कि वो काम किस तरह करते हैं। वो जो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं 4-5 अदारे मिलकर, उसमें बार का जो किरदार है वो पाकिस्तान में ज़ीरो है। बार कभी नून लीग की तरफ से, कभी पीपल पार्टी की तरफ से, कभी अपनी तरफ से कुछ सियासी काम तो करती रहती है, लेकिन वहाँ पे जो कानूनी काम है वो हो नहीं रहा। उनकी इनपुट नहीं है। उनकी इनपुट लेने के लिए जो इंटरनेशनल जो एक्टिविटी हो रही है उसको स्टडी करें और हमें एक मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें कि आप 138 में से 39 पे सिर्फ करवा सके हैं अपना अमल दरामद। तो इसकी वजह क्या है, इतनी लो परफॉर्मेंस की वजह क्या है, उसकी भी रिपोर्ट अलहदा दें। जो कनेक्टिविटी है आपकी 4-5 अदारों के दरमियान उसकी अलहदा रहें, और ये बताएं कि ये जो एक पार्लियामेंट कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको चेंज करती हैं, उसकी मॉनिटरिंग होती है कि नहीं कि सही तरह चेंज हुआ या हालात के तहत चेंज हुआ। अच्छा, लॉ एंड जस्टिस कमीशन पे इन्फ्लुएंस किसका है? क्योंकि बहुत से इदारे, बहुत से कमीशन ऐसे होते हैं, किसी पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, किसी पे किसी और का इन्फ्लुएंस होता है। इस पे इस वक्त इन्फ्लुएंशियल कौन है? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो भी हो हर टाइम में, वो तो इसका चेयरमैन होता है। फिर इसमें वाइस चेयरमैन की पोस्ट ही नहीं रखी गई, ताकि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो हर वक्त लगाता है केसों में और एक्टिविटी में। अब जब केसों और एक्टिविटी से उसको टाइम मिलेगा तो वो इसको सुपरवाइज करेगा कि भाई लॉ एंड जस्टिस कमीशन सही काम कर रहा है कि नहीं। वो काम होता है वाइस चेयरमैन का। वाइस चेयरमैन को इलेक्ट किस तरह करना है, इसके लिए उनके पास बंदा ही नहीं है कि जो, या कमेटी तरीक़ेकार ही नहीं है। अब इन्होंने सोचा है कि एक वाइस चेयरमैन आए जो फंक्शनल हो, जो सिर्फ ये काम करे। अगर ये काम वो करेगा तो इसके नीचे सही कमेटी बन जाएगी और काम करेगी, वरना सूरत हाल बहुत ज़्यादा खौफनाक बन रही है। और इस तरह से भी एक और प्रॉब्लम भी है, मुझे इस मामले के ऊपर थोड़ी अपडेट हासिल करने का मौका मिला। लॉ एंड जस्टिस कमीशन का जो मकसद बहुत ज़बरदस्त था कि इंसाफ की फराहमी में तख़ीर, सस्ते इंसाफ की फराहमी और जो कवानीन के अंदर सुकम है उनको दूर करना। सिफारिशात दी जाती हैं, वजारत कानून तक पहुँचती हैं, फेडरल गवर्नमेंट तक, जो फेडरल गवर्नमेंट को उनको सूट करती हैं कि जनाब ये कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली, मेरा एग्जैक्ट मुझे एक ऑफिसर ने बताया कि जो गवर्नमेंट को सूट करती हैं कि यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेना चाहिए, उस सिफारिश को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बाकी को फाइल की नजर कर दिया और किसी अदारे से पूछा भी नहीं जाता। एग्जैक्टली, और बाइंडिंग अगर हमने इस्लाहात करनी है, लॉ एंड जस्टिस कमीशन की बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद सिफारिशें सामने आती हैं, तो बाइंडिंग होनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, कि इसकी कमीशन की सिफारिशात जो एक प्रोसेस के तहत तैयार होती है उसके ऊपर हर सूरत में मनोअन अमल दरामद होना चाहिए। ठीक है भट्टी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, इकराम होती साहब आपका आज के प्रोग्राम में। इब्राहिम रिंद हमारे साथ कराची से और रहम खान पेशावर से मौजूद थे। आप दोनों नुमाइंदगान का भी बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।